Good morning student. मैं शशि मौर्य, योर हिंदी टीचर, सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से। आज मैं इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी के अंतर्गत गद्य साहित्य के राम बिच बेनीपुरी के बाल गोविंद भगत पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम राम बिच बेनीपुरी के जीवन परिचय से आपको अवगत कराएं कि उनका जन्म कब हुआ था, उन्होंने अपने जीवन काल में कौन कौन सी पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, उनकी रचनाएं क्या है, उनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या है, उनकी भाषा शैली क्या है और उनका मृत्यु कब हुआ था। तो चलिए हम शुरू करते हैं राम बिच बेनीपुरी के जीवन परिचय। आधुनिक युग के प्रसिद्ध निबंधकार श्री राम बिच बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर नामक गांव में सन 1902 में हुआ। बचपन में माता पिता का देहांत हो जाने के कारण उनकी मौसी ने उनका पालन पोषण किया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई, अर्थात कहा जा सकता है कि वो गांव से ही अपनी शिक्षा आरंभ किया। अनेक अभाव और कठिनाइयों को सहकर उन्होंने 10वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। वे अपने जीवन में अनेक कमियों और कठिनाइयों को सहकर भी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण किया। 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा और असहयोग आंदोलन यानी महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में इन्होंने अपनी पूरी तरह से योगदान दिया और जिसके कारण इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। और छोटी आयु में ही उन्होंने लेखन का कार्य आरंभ किया और 15 वर्ष की आयु में उनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाएं छपने लगीं। और छोटी आयु में यानी 15 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने जीवन काल में लेखन का कार्य करना प्रारंभ कर दिया और उसी समय उनका पत्र पत्रिकाएं छपने लगा, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, पालक, युवक, कर्मवीर, हिमालय, नई धारा, योगी, जनता जनबाड़ी आदि अनेक साप्ताहिक व मासिक पत्र पत्रिकाओं का सफलतापूर्वक संपादन करके एक लोकप्रिय संपादक के रूप में यश प्राप्त किया और सन 1968 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। अब आइए इनकी रचनाएं हम देखते हैं। राम बिच बेनीपुरी ने अनेक विधाओं में लेखनी चलाई। उनकी नाटक, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, निबंध, यात्रा विवरण आदि अनेक विधाओं में कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। अम्बपाली इनका नाटक है, पतितों के देश इनका उपन्यास है, चिता के फूल इनकी कहानी है, माटी की मूर्तें, नेत्रदान, मन और विजेता इनका रेखा चित्र है, गेहूं और गुलाब निबंध और रेखा चित्र है, जंजीर, दीवारें संस्मरण है, पैरों में पंख बांधकर इनका यात्रा विवरण है। उनकी कुछ रचनाएं बेनीपुरी ग्रंथावली के रूप में भी 2 भागों में प्रकाशित किया गया है। कितने भागों में प्रकाशित किया गया है? 2 भागों में प्रकाशित किया गया है। चलिए अब इनकी साहित्यिक विशेषताएं हम देखेंगे। बेनीपुरी जी के जीवन में राजनीति, साहित्य और संस्कृति की तीनों धाराएं प्रभावित हैं। उनकी रचनाएं समाज सुधार और राष्ट्र उत्थान की प्रेरणा देती है। स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते उन्होंने जो कुछ सीखा उसे साहित्य में व्यक्त कर दिया। उनकी रचनाओं में बाल सुलभ जिज्ञासा के दर्शन होते हैं। इनकी जो भाषा शैली है, बेनीपुरी जी ने अपनी रचनाओं में भावों के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया। उनकी भाषा
सरल स्वाभाविक खड़ी बोली है। उन्होंने तत्सम, तत्भव व उर्दू के साथ सामान्य बोलचाल के आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग किया। उनकी अधिकतर रचनाओं में विचारात्मक, चित्रात्मक एवं व्याख्यात्मक शैली देखने को मिलती है। उन्होंने एक एक वाक्य को सूक्ति के समान प्रभावशाली बनाकर प्रयुक्त किया है। प्रतीकों का प्रयोग भी उनकी भाषा शैली की एक अन्य विशेषता है। इनकी भाषा में प्रयुक्त विविध शब्दों का उदाहरण भी देखने के लिए मिलता है। इन्होंने जो ये रामवेश बेनीपुरी का जो बाल गोविंद भगत सिंह का पाठ है, इसमें इन्होंने तत्सम, तद्भव, आगत और आम बोलचाल के शब्द का इन्होंने पूरी तरह से प्रयोग किया है। जैसे आपको हम उदाहरण स्वरूप बता दें कि तत्सम शब्द में जैसे मस्तक है, उत्तेजित है, शुक्र है, रहस्य है, आवृत है, भाद्रपक्ष है, स्व है आदि शब्द मिलेंगे आपको। तत्वों में जैसे गांव है, भादो है, पतोहू है आदि। आम बोलचाल के जो शब्द मिलेंगे जैसे समचा, संझा, लिथड़ा, अधरतियाँ आदि। और आगत शब्द जैसे खामखा है, फुर्सत है, चिराग है, गुजार है आदि शब्द हैं। ये शब्द की भाषा शैली में जैसे कि तत्सम, तद्भव और आगत शब्द ये सब अपने भाषा में पूरी तरह से इन्होंने प्रयोग किया है। तो चलिए आप इनकी बाल गोविंद भगत की जो रेखा चित्र है इसको हम आपको पढ़ाते हैं। ये रामवेश बेनीपुरी की जो बाल गोविंद भगत सिंह ये रेखा चित्र है। देखिए, तो प्रस्तुत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक रामवेश बेनीपुरी के मानवता, लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना का प्रतीक एक विलक्षण चरित्र बाल गोविंद भगत का उद्घाटन किया है। लेखक ने बताया है कि मनुष्य मानवीय गुणों के आधार पर सन्यासी हो सकता है, वेशभूषा के भारी अनुष्ठान आदि करने से नहीं। यहाँ आपको समझ में आ गए होंगे कि लेखक बताना चाहता है कि मनुष्य के अंदर जो विशिष्ट गुण होता है उसके आधार पर हम उसको सन्यासी कर सकते हैं, बल्कि बाहरी वेशभूषा अनुष्ठान, बाहरी वेशभूषा मतलब लंबे लंबे आपने बाल कर दिए, तिलक लगा लिए, गेरुए रंग के कपड़े पहन लिए, तो इससे हम सन्यासी नहीं कहे जा सकते। और लेखक ने बाल गोविंद भगत को इन्हीं के आधार पर सन्यासी कहा। किसके आधार पर? मानवीय गुणों अर्थात विशिष्ट गुणों के आधार पर। और साथ ही समाज में जो व्याप्त है जाति वर्गीय भेद जैसी सामाजिक विसंगतियों और रूढ़ियों पर भी उन्होंने प्रहार किया है। रामवेश बेनीपुरी अर्थात लेखक का कहना है कि बाल गोविंद भगत सिंह अपने गुणों तथा कर्म के आधार पर सन्यासी थे, दिखावे के वे नहीं थे। इसके अलावा समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ और बुराइयाँ फैली हुई थी उस पर भी इन्होंने पूरी तरह से अपना प्रहार किया है। यहाँ तक कि लेखक कहते हैं कि भगत सिंह के माध्यम से उन्होंने परिश्रम, त्याग आदि के महत्व पर प्रकाश डालने के साथ ही ग्रामीण जीवन के जो सजीव झांकी का प्रस्तुतिकरण इस पाठ में उन्होंने किया है। अब देखिए, चलिए हम शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत मझले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। मझले मतलब न बहुत बड़े थे और न ही बहुत छोटे, अर्थात बीच का, ठीक। गोरे चिट्ठे मतलब गोरे रंग का, 60 के ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे। जटाजूट का अर्थ होता है कि लंबे बालों का झुंड। जटाजूट का अर्थ होता है लंबे बालों का झुंड। किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता है। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी माथा और सिर पर कमर पंथियों
किसी कनपटी टोपी। कबरपंथियों मतलब कबरपंथियों का अर्थ होता है कि कबीर पंथ में विश्वास रखने वाला, अर्थात कबीर के पंथ को मानने वाले। और जब जाड़ा आता तो एक काली कमली मतलब कम्बल ऊपर से ओढ़े रहते और मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीका की तरह शुरू होता और गले में तुलसी के जड़ों का एक बेडोल माला बांधे रहते। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि बाल गोविंद भगत 60 वर्षीय मछली कद के गोरे चिट्ठे आदमी, जिनके पके हुए बाल, लंबी दाढ़ी, कमर में एकमात्र लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों जैसी कनपटी टोपी, मस्तक पर रामानंदी चंदन और गले में तुलसी की माला आदि सुशोभित होती है। और कपड़े क्या है, सुशोभित होती है। और कपड़े वो बिल्कुल क्या करते थे, कम पहनते थे। यहाँ तक कि लेखक बताते हैं कि जब जाड़ा आता है तो सिर्फ एक काली कंबल ऊपर से ओढ़ लेते हैं और काली कंबल ओढ़ लेते हैं और ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे और नहीं बिल्कुल गृहस्थ थे। और उनकी गृहिणी को तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे पतोह को तो मैंने देखा था, थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि ऊपर के जितने भी गुण यानी तस्वीर अर्थात जो भी वस्तुएं गिनाई गई है, उसके आधार पर हम बाल गोविंद भगत सिंह को साधु नहीं कर सकते, बल्कि वह एक गृहस्थ थे। और लेखक कहते कि उनकी गृहिणी अर्थात उनकी पत्नी को तो उन्हें याद नहीं है, लेकिन उनके एक बेटे और पुतोह थे जो लेखक ने देखा था। और बाल गोविंद की थोड़ी सी खेती बाड़ी भी थी और एक अच्छा सा साफ सुथरा मकान भी था। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खड़े उतरने वाले। अब वो कह रहे हैं, लेखक बताते हैं कि उनकी थोड़ी सी खेती बाड़ी होने के कारण उनके परिवार भी रखते थे और साधु की सब परिभाषाओं से, और इस प्रकार वह साधु की सभी परिभाषाओं से खड़े उतरने वाले भगत थे। यानी सब कुछ होते हुए भी वो साधुओं के सभी परिभाषाओं से खड़े उतरने वाले। यानी उनके साधु होने के साथ साथ उनकी खेती बाड़ी भी थी, अपना एक परिवार भी था जिसमें बेटा और पतोह थे, और इसके साथ साथ वो साधुओं की जितनी भी परिभाषाएं होती है उसमें सबसे वो खड़े उतरते हैं। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। अब वो लेखक बताते हैं